तो हेलो एंड वेलकम जितने भी मेरे शिक्षक साथी हैं जो भाभी बीपीएससी 7th फेज का एग्ज़ाम देने वाले हैं दोस्तों, वो उन लोगों का रिक्वेस्ट था कि सर 9th 10th के एसएसटी पे सेट बना दीजिए। तो उन लोग के रिक्वेस्ट से मैं आज पहला प्रैक्टिस सेट जो है दोस्तों 9th 10th वालों के लिए एसएसटी का ला रहा हूँ दोस्तों। अगर आप लोग का अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं फर्दर इस वीडियो को बनाता रहूँगा दोस्तों। तो आते हैं दोस्तों प्रैक्टिस सेट 1 को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा लें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का सेट का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है। कहा कि निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल नहीं है दोस्तों। ठीक है, कौन सी फसल नकदी नहीं है दोस्तों, तो इसमें जो होगा चाय जो होगा दोस्तों नकदी फसल नहीं होगा। अब आपको पता होना चाहिए दोस्तों नकदी फसल किसको बोला जाता है। नकदी फसल उस फसल को बोला जाता है दोस्तों जिसको उत्पादन के पश्चात डायरेक्टली दोस्तों मार्केट में जाके बेचा जा सके। ठीक है दोस्तों, तो उसमें आलू, जूट, कपास ये सबको दोस्तों जब उपजाने के बाद डायरेक्ट क्या करते हैं मार्केट में जाके बेच सकते हैं दोस्तों, लेकिन चाय जो होता है वो डायरेक्ट नहीं बिकता है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। नियाग्रा जलप्रपात किस देश में है। तो नियाग्रा जलप्रपात जो है दोस्तों कहाँ पे है, तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका में है दोस्तों। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात है। इसमें ऑप्शन दिया है जापान, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, उपरोक्त तो किसी में नहीं दोस्तों, तो इसका होगा उपरोक्त किसी में नहीं होगा इसका आंसर। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 जो दोस्तों वायुमंडल में पाए जाने वाले धूल कणों को आर्द्रता ग्राही कण कहते हैं क्योंकि दोस्तों कह रहा है कि वायुमंडल में जो पाए जाने वाले धूल कणों को आर्द्रता ग्राही कण क्यों कहते हैं दोस्तों। तो इसका जो मेन कारण क्या है दोस्तों कि जो वायुमंडल में धूल, धुआं एवं नमक के जो कण होते हैं दोस्तों क्या करते हैं जल वाष्प मतलब हाइड्रो वाटर को क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं, जिसके कारण दोस्तों क्या कहता है कि ह्यूमिड न्यूक्लियस का निर्माण होता है। ठीक है, जो क्या होता है धीरे धीरे ठंडा होकर संघनन होकर जल के बूंदों का निर्माण करता है और बादल के रूप में बारिश होता है। तो इस हिसाब से दोस्तों आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये अच्छे संघनन केंद्र होते हैं, बिल्कुल सही है। ये जल का शोषण करते हैं, ये भी सही है। धूलकण, धुआं और जो नमक होता है वातावरण में क्या करते हैं जल का शोषण करते हैं, तभी तो दोस्तों क्या होता है ये क्या कहते हैं घना हो जाता है। उसके बाद क्या कहते हैं ह्यूमिड के क्या कहते हैं ह्यूमिडिटी को अट्रैक्ट करके क्या होता है आर्द्रता ग्रही नाभिक बना लेते हैं। ठीक है, जो धीरे धीरे संघनित होकर जल के बूंदों के रूप में गिरते हैं। इनके इर्द गिर्द हवा के ठंडी होने से संघनन की प्रक्रिया होती है, बिल्कुल सही बात है। तो उपरोक्त तो सभी होगा इसका आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4 पे। सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, इसका उद्गम स्थल है दोस्तों। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा कैलाश हिमानी से सिंधु नदी निकलती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। मिस्र की नील नदी विश्व की क्या है सबसे लंबी नदी है दोस्तों। ठीक है, अगर चौड़ाई के हिसाब से सबसे मतलब चौड़ाई पूछा जाए कि विश्व में सबसे ज़्यादा किस नदी की है तो वो है अमेजन की, ध्यान रखिएगा। और अमेजन जो है दोस्तों विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है, लेकिन चौड़ाई सबसे ज़्यादा अमेजन की है विश्व में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना कौन सा संचरण है। तो समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना कौन सा संचरण है दोस्तों, तो ये है धनात्मक संचरण, ध्यान रखिएगा। ठीक है, समुद्र जब स्थल की ओर बढ़ती है तो वो क्या होता है धनात्मक संचरण कहलाता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7 पे दोस्तों। समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना होता है। समुद्र तल पर जो दोस्तों सामान्य वायु दाब जो होता है दोस्तों 76 सेंटीमीटर पारा होता है, एमजी होता है, क्या कहता है एमएम उसका मरकरी का होता है दोस्तों। ठीक है, या 113.25 मिलीबार होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे दिया 113.25 मिलीबार, तो ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना होता है, तो 113.25 मिलीबार होता है दोस्तों। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि मैं इसी तरह आप लोग के लिए नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेता आऊँ और आप उस वीडियो को देखते रहें। तो दोस्तों आते हैं आज के सेट के क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों। दो समानांतर भ्रंशों के बीच धंसे हुए भाग को कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं। दो समानांतर भ्रंशों के बीच धंसे हुए भाग क्या कहते हैं दोस्तों, उसको कहते हैं भ्रंश घाटी कहते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्या दोस्तों मिलान देखना कि किसका सही है किसका गलत है। भाखड़ा नांगल परियोजना दोस्तों सतलज नदी पे है, बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, सलाला परियोजना का बीज नदी पे, ब्यास नदी वही बोलते हैं उसको, बीज लिखा गया अंग्रेजी में दोस्तों, BEAS पढ़ते हैं ब्यास को। ठीक है, तो वो भी दोस्तों पंजाब में भी बात है। तो कहता है कि सलाला परियोजना ब्यास नदी पर है दोस्तों, क्या ये बात सही है दोस्तों।
तो ये भी बात बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। अब कह रहा दामोदर घाटी परियोजना दोस्तों गंगा नदी पे है, नहीं ये गलत है दोस्तों। दामोदर घाटी परियोजना जो है दोस्तों दामोदर नदी पे है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिए। दामोदर नदी आपको झारखंड पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। अब तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दामोदर घाटी परियोजना गंगा मिलान जो है दोस्तों गलत है, गलत चूज करना है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10 पे, निम्नलिखित तत्वों में से किसका निर्माण मनुष्य द्वारा किया जाता है, प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता दोस्तों। तो किसका निर्माण किया जाता है दोस्तों, तो मनुष्य द्वारा जो किया जाता है वो प्लूटोनियम का निर्माण किया जाता है। किसका, प्लूटोनियम का, ठीक है। और इसमें दोस्तों जो पोलोनियम ऑप्शन दिया गया है उसके बारे में ध्यान रखिएगा दोस्तों, सबसे ज़्यादा इसका समस्थानिक होता है या आइसोटोप्स होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा आइसोटोप्स किसका होता है, तो पोलोनियम का होता है। आइसोटोप्स के बारे में आपको पता होगा दोस्तों कि सेम परमाणु संख्या होना चाहिए और द्रव्यमान संख्या क्या होना चाहिए, अलग अलग होता है, उसको समस्थानिक बोलते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, दो समानांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहा जाता है। तो दो समानांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को ब्लॉक या हर्स्ट पर्वत कहा जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11th का सी हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12 पे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 पे तो दक्षिण पश्चिमी मानसून चलती है दोस्तों। दोस्तों भारत में जो साउथ वेस्ट मानसून जो आता है 5 जून को केरला में प्रवेश कर जाती है, ठीक है, और 30 अक्टूबर के करीब जो है वह केरला को छोड़ती है। लगभग दोस्तों 5 महीने का जो साउथ वेस्ट मानसून जो होता है केरल में रहता है, जिसके कारण बारिश होती है दोस्तों, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में जो साउथ वेस्ट मानसून के कारण 74% मतलब 75% बारिश जो होता है तो भारत में साउथ वेस्ट मानसून के कारण ही होता है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया दक्षिण पश्चिम मानसून चलती है मई से सितंबर नहीं, नवंबर से जनवरी ये भी नहीं, अक्टूबर से जनवरी ये भी नहीं, मतलब इसका ऑप्शन जो होगा जून से अक्टूबर तक होगा ऑप्शन इसका करेक्ट, जो कि नहीं दिया गया तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13 पे, जब जहाज अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूरब पार करता है तो उसकी तारीख क्या होती है दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों क्या होता है, एक दिन का फायदा हो जाता है दोस्तों, ठीक है। किसको, पश्चिम से पूरब जाने वाले व्यक्ति को। अगर वो सोमवार को चलेगा तो पूरब में जाएगा तो वहाँ भी उस समय दोस्तों एक दिन चलने के बाद उसको सोमवार ही प्राप्त होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, क्वेश्चन नंबर 14 जो है दोस्तों, सूर्य की सतह का तापमान कितना है दोस्तों। तो सूर्य की सतह जो है दोस्तों, सतह मतलब सूर्य के बाहर भाग, मान के चलिए सूर्य जो एक तरह से वृत्त है, ठीक है, तो उसके परिधि का जो टेम्परेचर है दोस्तों, मतलब सरकमफेरेंस का जो टेम्परेचर है लगभग कितना होता है, तो 5700 डिग्री सेल्सियस होता है, या 6000 केल्विन बोल सकते हो दोस्तों, 273 ऐड करके, ठीक है। तो 5700 डिग्री सेल्सियस या 6000 केल्विन के करीब होता है सतह का तापमान। तो ये जो दिया गया उसमें ऑप्शन जो दोस्तों कोई भी मोस्ट अप्रोप्रिएट नहीं है, लेकिन क्लोज देखा जाए तो दोस्तों क्या होगा, डी हो जाएगा इसका आंसर। वहीं दोस्तों अगर सेंटर का पूछा जाए कि सूर्य के कोर का मतलब सेंटर का तापमान कितना होता है, तो 1.5 से लेकर 2 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड होता है, मतलब 1.5 टू 10 टू द पावर 7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बोल सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन 15 पे, सील क्या है। सील क्या दोस्तों, तो सील के बारे में आप दिमाग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे दो साइड आप मान के चलिए चट्टान रखा है, ठीक है दोस्तों, दो साइड क्या है आपके पास, चट्टान है, और बीच में दोस्तों हम लावा को डाल देते हैं और वो लावा जो जम जाता है दोस्तों, ठीक है। दोनों चट्टान के समानांतर बीच में लावा रखिएगा और जम जाएगा तो वही दोस्तों सील का निर्माण करता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कैसे इसका ऑप्शन होगा, कठोर हुए मैग्मा द्वारा निर्मित समानांतर चादर, ठीक है, उसके समानांतर बीच में क्या करते हैं, लावा को डाल देते हैं, जो ठंडा होने के बाद सीलों का निर्माण कर लेता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है दोस्तों। दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को दोस्तों सबसे बड़ा दिन होता है। इसका कारण क्या है दोस्तों, 22 दिसंबर को सूर्य जो है मकर रेखा पर चमकता है दोस्तों। 22 दिसंबर को क्या होता है, सूर्य जो है मकर रेखा पर चमकता है, कब, दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, भारत के प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में कौन सा कथन जो है दोस्तों सही है। भारत के प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में कौन सा कथन सही है, कह रहा अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में सघन उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, जहाँ वर्षा ज़्यादा होता है वहाँ पे थोड़ा घना मतलब डेंस जो फॉरेस्ट होता है। आप कहता है औसत वर्षा वाले क्षेत्र में मानसूनी वन पाए जाते हैं, मतलब जहाँ पे एवरेज बारिश होता है, जैसे नॉर्मल एरिया जो होता है, पर्वतीय एरिया जो सॉरी क्या कहते हैं, मैदानी एरिया जो होता है दोस्तों, वो क्या होता है एक तरह से औसत वर्षा वाला एरिया होता है, तो मानसूनी वन दोस्तों पाया जाता है। उसका पत्ता क्या होता है, सीजन बाई झड़ता रहता है। बात है निम्न वर्षा वाले क्षेत्र में शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, तो ये तीनों का तीनों ऑप्शन सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, निम्नलिखित देश और राजधानी में कौन सा युग्म गलत है। तो दोस्तों चेकोस्लोवाकिया की राजधानी कहाँ है दोस्तों,
चेकोस्लोवाकिया की राजधानी जो है प्राग है, ध्यान रखिएगा। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। इथियोपिया की राजधानी सुबा नहीं है दोस्तों, ठीक है। सुबा जो है फिजी की राजधानी, कहाँ है? सुबा जो है फिजी की राजधानी है। तो इथियोपिया की राजधानी कौन सा है दोस्तों? तो आदिस अबाबा है, ध्यान रखिएगा। तो यही गलत हो गया। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 पे। कहता है क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है दोस्तों? कैस्पियन सागर या झील, कैस्पियन सागर या झील कहाँ अवस्थित है दोस्तों? तो कैस्पियन सागर या झील जो है दोस्तों, ये आपको देखा जाए तो एक देश में नहीं है, लगभग 2-3-4 एरिया में बसा हुआ है। कजाकिस्तान में है दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान है, ईरान तथा यूरोप के अजरबैजान और एवं रूस से भी इसका बॉर्डर लगता है। तो इस हिसाब से दोस्तों ये कुछ, अतः दोस्तों ये क्या है? यूरोप और एशिया दोनों में पाया जाता है दोस्तों कैस्पियन सागर झील, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 जो है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है गलत है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। आइसोहाइड जो लाइन होता है दोस्तों, समान वर्षा वाले जगह को मिलाइएगा दोस्तों, किसी एक लाइन में तो हो जाता है आइसोहाइड होता है दोस्तों, ठीक है। आइसोबार्स जो होता है, समान प्रेशर वाले एरिया को मिलाइएगा दोस्तों, तो वो आइसोबार्स हो जाता है। आइसोथर्म्स से मतलब उससे पता चलता है नाम से ही दोस्तों, टेम्परेचर, समान टेम्परेचर वाले पॉइंट को मिलाइएगा तो क्या होता है? आइसोथर्म्स बनता है। आइसोहेल्स में दोस्तों क्या होता है? समान सूर्य के प्रकाश वाले स्थान को मिलाने पे आइसोहेल्स बनता है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है? आर्द्रता को, नहीं, ये गलत है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो इस हिसाब से देख सकते हैं इसका डी आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। निम्नलिखित में से कौन रिक्त घाटी में स्थित नदी है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन रिक्त घाटी में स्थित नदी है दोस्तों? तो कौन सी नदी है दोस्तों? तो है ताप्ती नदी, ठीक है। कौन है दोस्तों? ताप्ती नदी जो है दोस्तों रिक्त घाटी में स्थित नदी है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 22 पे दोस्तों, ठीक है। 22 में क्या करना है? सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक है स्थल का रूप और प्रक्रिया, किस प्रक्रिया से कौन सा स्थल का रूप निर्माण लेता है। जैसे दोस्तों प्राकृतिक तटबंध जो है कैसे बनता है? नेचुरल, मतलब एक तरह से कोस्ट कैसे बनता है दोस्तों? तो उसका जो मेन कारण दोस्तों क्या है? नदी के कारण, ठीक है, नदीय प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है। क्या होता है दोस्तों? प्राकृतिक तटबंध बनता है। एस्कर जो है दोस्तों किसके कारण होता है? तो एस्कर जो होता है दोस्तों हिम नदी के कारण होता है। किसके? हिम नदी के कारण होता है। पैल्जे, पैल्जे स्थल रूप जो है दोस्तों किसके कारण होता है? तो कार्स्ट के कारण होता है। किसके कारण? कार्स्ट के कारण। और बरकान जो है दोस्तों बातोड़ के कारण होता है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं आपका आंसर जो होगा दोस्तों सी हो जाएगा। क्या होगा? सी हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, टोलमी द्वारा किए गए कार्य कथनों पर विचार करना है दोस्तों। टोलमी द्वारा किए गए कार्य के आधार पर कोलंबस ने अनुमान लगाया कि एशिया अनिवार्यतः यूरोप के पश्चिम में अति निकट होगा। क्या ये क्वेश्चन सही है दोस्तों? ये जो एक्सप्लेन कर रहा है ये क्या सही है? नहीं दोस्तों, ये सही नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, कथन नंबर 2 पे। स्ट्रैबो ने इथियोपिया में भारी वर्षा को कारण बताते हुए नाइल में बाढ़ की सही व्याख्या की थी। तो ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल 2। अब आता है क्वेश्चन नंबर 24 पे, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 जो है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने अंतिम कारणों के उद्देश्यवादी प्रत्यय को अस्वीकार कर इस पर बल दिया कि कालानुसार पूर्ववर्ती क्रम में स्पष्टीकरण ढूंढना आवश्यक है। ऐसा करते हुए उसने लिनाउस तथा लेibniz का विरोध किया, परंतु ह्यूम तथा दोस्तों गोएथ के प्रयत्नों का समर्थन किया। गोएथ के प्रत्ययों का समर्थन किया तथा उनका विस्तार किया। ये दोस्तों किसने किया दोस्तों? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा, बेरेनियस जो था दोस्तों, बेरेनियस ने किया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेरेनियस। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 पे। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन एक सही कथन है दोस्तों? एक क्षेत्र जो हिम नदित नहीं हुआ है, हिम नदित नहीं हुआ दोस्तों, इसके बारे में क्या होगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा भी आकार की घाटियाँ तो प्रदर्शित कर सकता है दोस्तों। एक क्षेत्र जो हिम नदित नहीं हुआ है क्या होता है? भी आकार की घाटी प्रदर्शित कर सकता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 26 पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के तत्कालीन वायसराय कौन थे दोस्तों? तो लॉर्ड डफरिन साहब थे, ध्यान रखिएगा। कौन थे? डफरिन थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? ये ह्यूम थे। और कहाँ पे हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। दोस्तों किस कॉलेज में हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। होना था दोस्तों पुणे में, लेकिन हुआ कहाँ दोस्तों? महाराष्ट्र में हैजा के कारण। इसके प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, ठीक है दोस्तों। और प्रथम अध्यक्ष जो थे ओवरऑल WC बनर्जी थे, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे।
गदर पार्टी के संस्थापक थे दोस्तों। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो गदर पार्टी के जो संस्थापक थे लाला हरदयाल थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों। और इसका निर्माण क्यों किया गया था दोस्तों? इसका निर्माण जो 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका का एक शहर है वहाँ पे किया गया था। किसको दोस्तों? ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए। ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 28 पे, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम क्या था? तो था दोस्तों हंटर कमीशन। क्या था दोस्तों? हंटर कमीशन था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हंटर कमीशन। 13 अप्रैल 1919 को दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। किस लिए? क्योंकि सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी और सतपाल की गिरफ्तारी के विरोध में एक जनसभा का आयोजन हो रहा था अमृतसर के जालियांवाला बाग में, जिसका एक मुखबिरी किसी ने कर दिया था, भारतीय नहीं दोस्तों, जनरल डायर को। इससे दोस्तों वह बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ, थोड़ा अजीब प्रवृत्ति का आदमी था और निहत्थे को उसने गोली चलवा दिया, जिसमें लगभग 350 के करीब आदमी का उसी समय ऑन द स्पॉट डेथ हो गया था और दोस्तों लगभग 1000 के करीब घायल हुआ था। जब ये न्यूज जब वहाँ जब पहुँचा ब्रिटिश क्राउन को, तो ब्रिटिश क्राउन दोस्तों इस जो घटना को जांच के लिए दोस्तों दबाव बनाया गया। ठीक है, बहुत बड़े लेवल पर आंदोलन हो गया देश में। तो इसी के लिए दोस्तों जो क्या किया, अंग्रेज ही गोली मारा और अंग्रेज ही दोस्तों एक कमीशन बनाया, हंटर कमीशन, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। तो ध्यान रखिएगा। बात है क्वेश्चन नंबर 29 जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था दोस्तों। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था दोस्तों? तो गांधी इरविन जो समझौता हुआ 1931 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, किसके किसके बीच में हुआ था दोस्तों? तो ये जो हुआ तो तेज बहादुर सप्रू और जयकर के प्रयत्नों से गांधी जी एवं इरविन के मध्य 17 फरवरी से दिल्ली में वार्ता हुआ था दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर दोस्तों। सर टॉमस रो ने किस मुगल सम्राट से भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की थी दोस्तों? तो ये किया था दोस्तों जहांगीर से। ठीक है, इससे पहले दोस्तों कौन आया था? सर टॉमस रो से पहले हॉकिंस आया था दोस्तों। ठीक है, जहांगीर के दरबार में। उसके बाद दोस्तों ये जो आया सर टॉमस रो, और वो दोस्तों मुगल सम्राट से भारत में व्यापार करने की अनुमति लास्ट लास्ट में प्राप्त कर लिया दोस्तों। और ये जो था सूरत, भरूच, अहमदाबाद, आगरा तथा मछलीपट्टनम में अंग्रेजी कोठिया स्थापित किया था। बात है क्वेश्चन नंबर 31 में, नील विद्रोह आरंभ हुआ था दोस्तों। तो नील विद्रोह कब आरंभ हुआ था दोस्तों? तो नील विद्रोह जो आरंभ हुआ था 1859 ईस्वी में हुआ था। कितना? 1859 ईस्वी में दोस्तों नील विद्रोह आरंभ हुआ था। मतलब इसमें क्या हुआ दोस्तों, वो जबरदस्ती अंग्रेज जो है नील की खेती करने के लिए बाध्य करता था किसानों को, और नील का खेती करना बहुत ही दुखदायी था किसानों के लिए, क्योंकि दोस्तों किसान का जो भूमि था वो बंजर हो जाता था। एक बार जब उसका खेती कर लीजिएगा तो कईयों साल तक अनाज नहीं उपजता था। और दूसरा था दोस्तों, इसी स्थिति को दिखाने के लिए दोस्तों दीनबंधु जो थे, ठीक है, दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नामक नाटक भी लिखा। अगर आप पढ़ना होगा विशेष तो पढ़ सकते हैं। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष थे दोस्तों। तो इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो इंडियन एसोसिएशन के जो संस्थापक अध्यक्ष थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 1876 में दोस्तों कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस ने दोस्तों, सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस ने इंडियन एसोसिएशन नामक राजनीतिक संगठन का गठन किया दोस्तों, जिसका प्राथमिक उद्देश्य देश में जनमत के लिए दोस्तों, एक तरह से मतलब कुल मिला के कहिए कि ये जमींदारी प्रथा के ऊपर दोस्तों मतलब नॉर्मल आदमी को वैल्यू देता था। ठीक है, यही दोस्तों इंडियन एसोसिएशन बाद में जाके दोस्तों 1876 में क्या इंडियन एसोसिएशन बना, और 1885 ईस्वी में जाके यह इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया दोस्तों। मतलब इससे पहले क्या हो गया, इंडियन एसोसिएशन बना, उसके बाद यही इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 पे, उपनिषदों की विषय वस्तु क्या है दोस्तों? तो वह है दर्शन। उपनिषदों की विषय वस्तु क्या है? दर्शन है दोस्तों। इसमें ब्रह्म ज्ञान तथा आत्मज्ञान वगैरह, यही दार्शनिक वगैरह, फिलोसफी वगैरह, इसके बारे में पढ़ना होता है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कभी कभी पूछ लिया जाता है कि उपनिषद जो है दोस्तों कब मतलब एग्जिस्टेंस में था? तो उत्तर वैदिक काल में था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34, गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था? तो गौतमी पुत्र जो सातकर्णी था दोस्तों किसका था? तो सातवाहन वंश का शासक था दोस्तों। इसी मतलब सातवाहन वंश से ही दोस्तों ये भूमि दान देने का प्रथा जो है ब्राह्मण लोगों को स्टार्ट हुआ था, ध्यान रखिएगा।
अब आता है क्वेश्चन नंबर 35 में, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था दोस्तों? तो फाहियान जो आया था दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में क्या आया था दोस्तों? फाहियान आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय का कार्यकाल जो था दोस्तों 380 से लेकर 415 ईसा पूर्व में था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। फाहियान कहाँ का था दोस्तों? चीनी यात्री था, मतलब ये बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए आया था। आता है क्वेश्चन नंबर 36 पे, अजंता के प्राचीनतम चित्र का काल है दोस्तों। अजंता के प्राचीनतम चित्र का काल क्या है दोस्तों? तो ये जो है पहली शताब्दी ईसा पूर्व है। ठीक है, कहाँ है दोस्तों अजंता का गुफा? एलोरा का गुफा तो महाराष्ट्र में, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 जो है दोस्तों, मेगास्थनीज जो है ये मतलब किसके शासनकाल में आया था? तो मेगास्थनीज जो आया था दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। तो ये का हो जाएगा 2। फाहियान जो है दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, और हुएनसांग जो था दोस्तों हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, जो पुष्यभूति वंश का था। तो इस हिसाब से आप मिला लीजिए दोस्तों, तो इसका आंसर आ जाएगा क्या? डी, मेगास्थनीज गुप्त वंश। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था दोस्तों, तो ये का 2 हो गया। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, गुप्त वंश का था, और हुएनसांग जो था हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, वो पुष्यभूति वंश का था, तो ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 38 पे, उत्तर रामचरित के लेखक कौन है दोस्तों? तो भवभूति है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 39 पर, अशोक के 14 शिलालेख पाए गए थे दोस्तों, कहाँ पे दोस्तों? तो गिरनार में पाए गए थे। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि बाबर एवं राणा संगा के बीच जो युद्ध हुआ था दोस्तों, उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? तो बाबर एवं राणा संगा के बीच जो युद्ध हुआ था दोस्तों, उसको तो दोस्तों बाबर एवं राणा संगा के बीच जो युद्ध हुआ था दोस्तों 1527 इसमें हुआ था। ठीक है, इसे खानवा का युद्ध बोला जाता है दोस्तों। इसमें बाबर विजयी हुआ था। बाबर जो है दोस्तों अपनी जिंदगी में 4 युद्ध लड़ा था। पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध, सब में दोस्तों विजयी हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? खानवा के युद्ध। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे, अकबरनामा के लेखक कौन है दोस्तों? तो अकबरनामा के लेखक कौन है बताइए दोस्तों? तो अकबरनामा के लेखक जो है दोस्तों अबुल फजल है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या है दोस्तों? दार उल सफा जो है दोस्तों एक तरह से मतलब क्या है, मतलब चिकित्सालय बोल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, मतलब जहाँ पे मुफ्त में इलाज होता है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से इसको बोल सकते हैं खैराती अस्पताल। ठीक है, नहीं बोलता कोई चीज़ खैरात में मिल गया इसको, मतलब फ्री में मिल गया, तो एक तरह से खैराती अस्पताल बोला जाता है। उर्दू वर्ड है कि जो चीज़ मुफ्त में मिल जाए उसको खैराती बोलते हैं। तो एक तरह से फ्री में जो अस्पताल होता है उसको खैराती अस्पताल बोलते हैं, और वो उर्दू में उसको दार उल सफा बोलते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है, ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद में दोस्तों चतुष्वर्ण का कल्पना भी किया गया दोस्तों। सोम देवता का उल्लेख है, अर्जुन का, इंद्र का दोस्तों, सबका उल्लेख जो है दोस्तों इंद्र का, ये सबका उल्लेख दोस्तों का ऋग्वेद में ही मिलता है। बात है क्वेश्चन नंबर 44 पर, अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था दोस्तों? तो अकबर की इच्छा के अनुसार दोस्तों बदायूनी ने दोस्तों क्या हुआ था, अब्दुल कादिर बदायूनी ने दोस्तों फारसी का अनुवाद किया था। हालांकि दोस्तों बदायूनी जो है ना अकबर को कोसता था बहुत ज़्यादा, मतलब क्या होता है नहीं टोंट मारना दोस्तों, कोसता था। क्यों? क्योंकि अकबर जो था दोस्तों हिंदू देवी देवताओं का नाम लिखवा रहा था किससे? तो अब्दुल कादिर बदायूनी से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बात है क्वेश्चन नंबर 45 में, चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या दोस्तों? तो 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। इसका मतलब था दोस्तों अगर आपके पास 20 कट्ठा जमीन है तो 3 कट्ठा जमीन पे आपको खेती करना ही करना है। हालांकि इस विवाद को बाद में 1917 ईस्वी में चंपारण विद्रोह हुआ गांधी जी के नेतृत्व में, और इसको मतलब खत्म कर दिया गया। तो राजकुमार शुक्ल बुलवाए थे गांधी जी को। ठीक है, कहाँ दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे, नाबार्ड का प्रमुख कार्य क्या है दोस्तों? तो नाबार्ड का प्रमुख कार्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए व्यापारिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का ऋण प्रदान करना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 से, पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत जब आगम कीमतें अस्थिर हो और बाह्य मितव्ययता न हो तो उद्योग पूर्ति वक्र क्या कहलाता है दोस्तों? अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा लें।
तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, सीमांत लागतों बकरों के ऊर्ध्वाधर योग से उत्पन्न होता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे दोस्तों। कारक के एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा में एक फर्म का दीर्घकालीन संतुलन बनता है, किस लिए बनता है दोस्तों? इसमें एक्चुअली होता क्या दोस्तों, एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा में फर्म का दीर्घकालीन संतुलन दीर्घकालीन औसत लागत वक्र के गिरते हुए खंड में बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 पे। रोजगार के क्लासिकी सिद्धांत से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो रोजगार का जो दोस्तों मैं पहले बता देता हूँ उसके बारे में थोड़ा थ्योरी। रोजगार का जो क्लासिकी सिद्धांत है पूर्ण रोजगार के मान्यता पर आधारित है, तो इस हिसाब से दोस्तों इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों दूसरा ऑप्शन देखते हैं, पूर्ण रोजगार का क्लासिकी संस्करण, ठीक है दोस्तों। एक ऐसी स्थिति जहां अनैच्छिक बेरोजगारी विद्यमान है दोस्तों, क्या ये बात सही है? तो ये बात जो है दोस्तों सही नहीं है। पूर्ण रोजगार का क्लासिकी संस्करण मौसमी बेरोजगारी व संघर्ष जनित बेकारी से संगत है, तो ये सही है दोस्तों। पूर्ण रोजगार का क्लासिकी संस्करण जो है मौसमी बेरोजगारी व संघर्ष जनित बेकारी से संगत है। और नेक्स्ट जो है दोस्तों, क्लासिकी अर्थशास्त्रियों ने बेरोजगारी स्तर को घटाने के लिए मजदूरी में कटौती की वकालत की थी, ये सही है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 1, 3 एंड 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। एक देश के भुगतान संतुलन का घाटा निर्दिष्ट करता है दोस्तों, क्या निर्दिष्ट करता है? तो एक देश के भुगतान संतुलन का घाटा क्या निर्दिष्ट करता है दोस्तों? तो ये करता है वित्त निभाव प्राप्तियों और वित्त निभाव भुगतानों के बीच अंतर को दोस्तों, ठीक है। वित्त निभाव प्राप्तियों और वित्त निभाव भुगतानों के बीच का अंतर को दोस्तों क्या करता है? भुगतान संतुलन का घाटा दोस्तों फिजिकल डेफिसिट वाला वो जो है निर्दिष्ट करता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आपको सेशन बहुत ही अच्छे से पसंद आया होगा। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे रोकते हैं कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण। अगर इसी तरह का और भी आपको इंपॉर्टेंट वीडियो चाहिए दोस्तों तो चैनल पर बने रहिए, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों अगर चाहिए इस तरह का वीडियो तो ज़रूर अपना प्यार बनाइए। मैं अगला वीडियो जल्द से जल्द लेकर आता हूँ। तो आज का सेशन दोस्तों यहीं पे रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।